नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड। और आज के शो में हम बातचीत करेंगे मिस्टर जितेंद्र श्रीराम से, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटीज़ बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड से। हम जितेंद्र जी से मार्केट्स पर तो आउटलुक लेंगे ही, साथ ही इन डिटेल डाइव इन करेंगे डिटेल्स बड़ौदा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। बारीकियां समझेंगे इस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फंड की, लेकिन सबसे पहले बात मार्केट्स की कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स एक्शन में बने हुए हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि पिछले अगर 3 महीनों में हमने मार्केट का मूड देखे या इन्वेस्टर का मूड देखे तो सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़े हुए रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ ने वह किया है इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे। और दूसरी तरफ अब तक रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी और फाइनली हमारे सामने। तो सबसे पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं, और क्या आप आगे इम्पैक्ट देखते हैं? ऑटोज पे इंक्रीमेंटली कोई बड़ी नेगेटिव नहीं आई है, क्योंकि आपको याद होगा हफ्ता 10 दिन पहले ही एक प्रपोजल आया था कि 25% टैक्सेशन आएगा सेक्शन 232 के तहत। तो उसके सामने जो आज की टैरिफ आई है वो कुछ भी उसमें मतलब कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है। सो स्टॉक प्राइसेस हैव ऑलरेडी एक तरह से रिएक्ट कर चुके हैं उसके लिए। तो मेरे हिसाब से ऑटोज में भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। लास्टली आएंगे थोड़े छोटे सेक्टर्स की तरफ, जैसे आपके केमिकल्स हुए या टेक्सटाइल्स हुए या फिशरीज हुआ। मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं था। पर इनका जो वेटेज है मेजर इंडाइसेस में ये काफी छोटा है, तो इसके लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव बाजार पे नहीं पड़ना चाहिए। तो एट द मार्जिन स्लाइटली वो नेगेटिव है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। और आईटी को लेकर अब क्या राय है आपकी? आईटी में देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है, इन द सेंस राइट। कि वैसे भी सर्विसेज जो है वो इसके दायरे में नहीं आता है, तो उसके हिसाब से इसका कोई प्रभाव डायरेक्टली नहीं है। लेकिन जो चीज अभी देखनी पड़ेगी, और वो अभी थोड़ा तकलीफ वाली बात यह है कि इसका एक एक्यूरेट एस्टिमेट या अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये टैरिफ की वजह से क्या कुछ मार्जिनल स्लो डाउन आता है क्या यूएस ग्रोथ में, यूएस की कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, क्योंकि वो सब ज्यादा मायने रखती हैं कि टेक आईटी टेक स्पेंडिंग पे। और वो वाला जो है वो इम्पैक्ट हमको 2-3 महीने बाद ही समझ में आएगा, जब डेटा पॉइंट्स आएंगी। तो अभी उस पे एक राय बनाना थोड़ा मतलब गलत जाने का बहुत उस पे प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसलिए मैं उस पे अभी मतलब कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा उस पे। बट डायरेक्ट इम्पैक्ट तो एटलीस्ट नहीं है कुछ भी। ओके। अच्छा, अगर हम अब इस बड़े इवेंट के बाद मार्केट पर आपकी राय लें तो क्या रहेगी? क्योंकि हमने कई कुछ महीने देखे पेन के, उसके बाद मार्केट्स में थोड़े ब्राइट स्पॉट्स आते हुए दिखाई दे, पे थोड़ी सी वॉल्टिलिटी इस बड़े इवेंट से पहले रही, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट था मार्केट्स के सामने। अब क्योंकि ये सामने आ चुका है, अर्निंग्स नेक्स्ट ट्रिगर रहेंगे, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्या मान के चलें अब मौजूदा लेवल से मार्केट सब किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? वॉलेटाइल रह सकते हैं, थोड़ी करेक्शन और आ सकती है, क्या सेंस है आपका? तो मेरे हिसाब से मार्केट्स वैसे भी पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हम लोग का जो FY25 का जो बेस बना था वो थोड़ा एक लो बेस का बना हुआ है, क्योंकि आपका 2Q का जीडीपी ग्रोथ जो कि 5-5.5% आया था, वो एक लो नंबर था। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो हार्डली 5% ग्रोथ है इस साल की। तो जो बेस बना है वो काफी लो बेस है, और इस पे हम लोग जैसे गवर्नमेंट की स्टेप अप आ रही है केपेक्स की तरफ, वो लोग काफी खर्चा कर रहे हैं इन एरियाज लाइक रेलवेज, डिफेंस, रोड्स एक्सेट्रा और पावर। तो इन सब एरियाज में जो खर्चा हो रहा है उन सब का फायदा दिखेगा। दूसरी तरफ से आई थिंक द बिगर चेंज जो लास्ट 3 महीने में हुई है वो ये है कि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा चेंज आया है, कि एक तरह से उन्होंने एक सिस्टमिक या ड्यूरेबल लिक्विडिटी देने का काफी प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो जो सीआरआर कट हुआ, उसके बाद जो वेरिएबल रेट रेपोज और ये सब आए हैं, उससे सिस्टम में थोड़ा बहुत राहत मिली है। उसके अलावा प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी थोड़े ढील दिए उन्होंने उधर। तो ये सब का जो इम्पैक्ट है, हम लोग को लगता है कि प्रॉबली एक तरह से वो एक सिचुएशन ऐसी खड़ी कर रहे हैं ताकि आगे चल के कभी वो रेट कट कर पाए।
तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स डेफिनेटली अभी ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही, पर डोमेस्टिकली हम लोग का बेस ऑफ अर्निंग्स नीचे है, ओनरशिप लेवल्स भी कम हो गए हैं, ग्रोथ अभी ठीक ठाक आनी चाहिए और ऊपर से पॉलिसी भी फेवरेबल रहनी चाहिए, तो उस हिसाब से डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमेशा हम पूछते हैं वो ये कि अब करंट लेवल्स पर वैल्यूएशन कंफर्ट और वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? तो अगर मैं एक तरह से कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चलूं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मेरे हिसाब से लार्ज कैप ऑलरेडी एक तरह से उस जोन में आ गया है जहां पे हम लोग को काफी कंफर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो करेक्शन था वो शुरू में जो फॉरेनर्स की सेलिंग आई थी वो सब ज्यादातर लार्ज कैप में थी, तो एक तरह से सारा जो फ्रॉथ था मार्केट में वो एक तरह से ड्रेन हो गया है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशंस अभी हमारे लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ गए हैं। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो वो भी थोड़े नीचे आए हैं, पर एक तरह से मेरे हिसाब से थोड़ा सा ग्रोथ का चैलेंज अभी भी रहेगा वहां पे, क्योंकि ग्रोथ थोड़ा सा चल के आपको फोर्थ क्वार्टर में भी आपका पिछले साल का बेस काफी हाई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आपका अप्रैल मई के नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई देंगे, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीना जाएगा बिफोर ये वाला बेस भी काफी अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर जैसे आप जून में जाते हैं तो जुलाई रिजल्ट्स के आसपास आपका बेस भी काफी फेवरेबल हो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो मेरे को लगता है 3-1 महीने में आपको वहां पे भी थोड़ा कंफर्ट आने लगेगा। अभी के लिए लार्ज कैप हम लोग के लिए ज्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम लार्ज कैप फंड की बात करेंगे। एफआईज डीआईज ने तो लगातार मार्केट को सपोर्ट किया है, डीआईज के पास पैसा भी भरपूर है और वहाँ से फ्लोज आते रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये जो ट्रंप के टैरिफ सामने आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या लग रहा है लौटते हुए दिखाई देंगे एफआईज भारत की तरफ? बीच में तो लौटे थे, लेकिन बाद में जब मार्केट का थोड़ा सा वापस इस बड़े इवेंट से पहले बिकवाली आई तो वहाँ भी सेल ऑफ के नंबर्स आते हुए दिखाई दे। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं एफआईज फ्लोज को लेकर? तो मेरे हिसाब से इधर जो एक तरह से एक ओवरवेट इंडिया पे, अगर आप सितंबर की पोजीशन देखेंगे तो एफआईएस काफी कुछ ओवरवेट थे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लोग चाइना पे बहुत अंडरवेट थे, इंडिया में ओवरवेट थे, चाइना का उसी टाइम पे एक स्टिमुलस भी आया वगैरह, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, थोड़ा एक तो विद इन एशिया थोड़ा रोटेशन हुआ इंडिया से चाइना की तरफ पैसे का, एफआईआई पैसे का, उसे उसी तरफ एक बड़ा जो ट्रेड हुआ वो ये था कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा गया डेवलप मार्केट्स की तरफ, तो हमारी जो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 23.5-24 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रही थी वो घट के अभी 20 के आसपास आ गई है, तो मेरे हिसाब से जो बड़ी मतलब एक तरह से जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन थी या जो फ्रॉथ बिल्टअप था मार्केट में वो काफी कुछ निकल चुका है अभी। एंड इंक्रीमेंटली अगर आप करेंसी के हिसाब से भी देखेंगे, उस समय में ऐसा था कि रूपी वॉज एक तरह से कॉन्स्टेंटली डॉलर के सामने डेप्रिशिएट कर रहा था, तो ये एक तरह से एफआईआई के रिटर्न एक्सपेक्टेशन को भी हर्ट करता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक तरह से रूपी में भी स्टेबिलिटी आ गई है, तो इंक्रीमेंटली जो हमको सेंस आ रहा है वो ये है कि फॉरेनर्स आर स्टार्टिंग टू टेक अ रीलुक, मतलब धीरे धीरे वो कुछ कुछ कंफर्टेबल एरियाज में दे आर विलिंग टू टेक अ रीलुक इनटू इंडियन नेम्स, सो मेरे हिसाब से द बल्क ऑफ दैट जो आपका जो बड़ा आउटफ्लोज था फॉरेनर्स का वो मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है अभी। ओके, अब बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड की। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन इस फंड का किस तरीके का है और क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है आपका इस फंड को लेकर? सो ये बेसिकली जैसे एम्फी डिफाइंड लार्ज कैप फंड होता है, इसका मेन बेंचमार्क रहता है एनएससी 100, तो इंडिया की सबसे बड़ी और जो बेहतरीन कंपनीज रहती है उन्हीं की तरफ ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट इन्हीं कंपनीज की तरफ जाता है, तो आज के तारीख में हम लोग का लगभग 83% लार्ज कैप्स में है, तकरीबन 10% मिड एंड स्मॉल कैप्स में होगा और 7% कैश में है एज ऑफ नाउ, सो दैट इज द बेसिक जो है। और अगर हम बात करें पोजीशनिंग वाइज तो ज्यादातर ये जो सेगमेंट है वो बिकॉज इट इज लार्ज लिक्विड स्टॉक्स, तो इसमें एलोकेशन का महत्व काफी रहता है, क्योंकि ये जो कंपनीज आई हैं ये काफी साइकिल्स देख चुकी है और इसी कारण बहुत बड़ी हुई हैं, तो इनमें ना एक तरह से सिलेक्शन से ज्यादा एलोकेशन का महत्व ज्यादा रहता है कि हम लोग किस टाइम पे कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा ओवरवेट रहे या अंडरवेट रहे।
तो अगर आप क्वालिटी की बात करें, अगर आप जैसे कोई टेक का एग्जांपल लेंगे तो सारे ही नाम जो आप देखेंगे उसमें काफी अच्छे नाम ही मिलेंगे, तो इसके लिए उतना ज्यादा सिलेक्शन से ज्यादा इसमें एलोकेशन का महत्व रहता है। एंड हम लोग का मेन यही एम रहता है कि कीप ऑन लुकिंग एट सेक्टर्स जो कि मार्केट से अधिक ग्रोथ कर सके, और उसके बाद उन सेक्टर्स पे ओवरवेट रहे, और उसके बाद विद इन दो सेक्टर्स जो जोन से स्टॉक उस सेक्टर के अर्निंग्स से भी अधिक ग्रो कर रहे हैं उनकी तरफ ज्यादा वेटेजेस डालें। So that is the basic idea on how to build the portfolio of this fund. ओके, चलिए, तो एक बेसिक कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया यहाँ पर जितेंद्र जी ने दिया है, और डिटेल्स इस फंड की डाइव इन करने की कोशिश करेंगे, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को भी समझेंगे, और कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करता है उस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं क्विकली एक ब्रेक के लिए। स्वागत है, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र श्रीराम मौजूद हैं जो कि सीनियर फंड मैनेजर एक्विटीज़ हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड से, और हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप फंड की बड़ौदा बीएनपी पारिबास की तरफ से जो है। अब जैसे आपने कहा मोर देन 80% कॉन्स्टिट्यूशन एज नेम इंडिकेट आपका लार्ज कैप्स में है, लेकिन अगर हम अब सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को देखें तो जो आपकी टॉप 10 होल्डिंग्स है परसेंटेज वाइज रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में, वो कहाँ कहाँ हैं? तो मेन अगर आप देखेंगे तो जो लार्ज वेट्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स में रहेगा, बिकॉज बैंकिंग का जैसे वेटेज है ऑलमोस्ट 33-34% इंडेक्स में है। हमारा फंड आज के तारीख में तो फाइनेंशियल्स में थोड़ा अंडरवेट है, पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े होल्डिंग्स है वो रहेंगे कंपनीज लाइक HDFC बैंक और ICICI बैंक एक्सेट्रा। दूसरा एनर्जी में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, वो एक बड़ा वेट होगा। सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्रियल्स में जाएंगे तो समथिंग लाइक L&T में बड़ा वेट रहेगा, विच आर ऑल इंडेक्स हेवी वेट नेम्स। अगर आप टेक में जाएंगे तो TCS जैसे नाम होंगे उसमें। सो ये जो बड़े वेट्स हैं वो रहते हैं, एंड दीज आर ऑल इंडस्ट्री बेलवेदर कंपनीज जो कि इंडस्ट्री का पूरा रुख डिक्टेट करती हैं अपने अपने सेक्टर्स में, तो वही सब कंपनीज रहती हैं इसमें। अच्छा, मैं चेक कर रही थी कि आपके इस फंड में IT सॉफ्टवेयर का लगभग 2.25% के आसपास का कॉम्पोजिशन है। ये कॉम्पोजिशन पिछले कुछ महीनों में कम ज़्यादा किया है आपने, या फिर इतना ही था पहले से? अगर मैं देखूं IT में हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने वेट्स बढ़ाए थे, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि थोड़ी सी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो दिख रही है वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, और ऊपर से सम ऑफ द ग्लोबल कंपनीज जिन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं लाइक एक्सेंचर या कॉग्निजेंट एंड ऑल, उनके भी थोड़े से कमेंट्री में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने IT में थोड़ा सा वेट्स बढ़ाया है, बट आज की तारीख में हम लोग वहां पे मोर न्यूट्रल है। ओके, अच्छा, ऑटोमोबाइल्स में भी आपका 5.5% के आसपास का कॉम्पोजिशन है। टाटा मोटर्स एक नाम में यहाँ देख पा रही, हुंडई, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प। ऑटोमोबाइल्स को लेकर यहाँ से आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली टाटा मोटर्स जो कि ट्रम्प टैरिफ के मद्देनज़र चर्चाओं में रहा भी है, और अगर आप पूरी ही बास्केट को देखें तो इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म, इनफैक्ट इस स्टॉक की चाल ही काफ़ी डिफरेंट रही है। जब कोई ऑटो स्टॉक नहीं चल रहा था तब ये शेयर आउट परफॉर्म कर रहा था, और जब सब चल रहे थे तो ये नीचे आ रहा था, और अपने रीसेंट हाई से तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। क्या व्यू है आपका पूरे पैक पर और टाटा मोटर्स पर, अगर आप कंफर्टेबल हो कमेंट करने के लिए? मेनली आई वुड से इसमें ना दो जो बड़ा मैक्रो ट्रिगर है ऑटो सेक्टर के लिए, वो ये है कि दो चीजें अभी आपको मार्केट प्लेस में होती हुई दिखाई देंगी। एक तो ये है कि आपका जो पूरा बजट पे जो कंज्यूमर्स के लिए टैक्स कट्स अनाउंस किए थे मैडम FM ने, वो आपको अप्रैल से प्ले आउट करते आएंगे, तो आपके पास मोर डिस्पोजेबल इनकम रहेगा आपके पास गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए। सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पास अभी गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक तरह से बेसिक ग्राउंड वर्क कर रही है फॉर द न्यू पे कमीशन अवार्ड्स विच इज गोइंग टू कम थ्रू इन नेक्स्ट ईयर मार्च FY27 में। तो उसके पीछे आपके जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो सैलरीज रहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उससे रिलेटेड रहता है PSU एम्प्लॉइज की भी सैलरीज। तो ऑल दीज सैलरीज विल ऑल्सो सी अ पिकअप, एंड नॉर्मली ये सब आपके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स जो रहते हैं जैसे पैसेंजर कार्स या टू व्हीलर्स, इनमें रब ऑफ करता ही है। तो वो एक है। जो बात आपने की अबाउट लाइक टाटा मोटर टाइप, बेसिकली इट इज अ ट्रेड ऑफ व्हाट वी आर प्लेइंग ऑन समथिंग लाइक वैल्यूएशन वर्सेस द ग्रोथ। तो हम लोग को लग रहा है उसमें वैल्यूएशन करेक्शन काफी हो चुका है, तो हम लोग उसमें एट द मार्जिन वी आर मोर पॉजिटिव।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी मैं आपके पोर्टफोलियो में, इस फंड के पोर्टफोलियो में रिटेलिंग, ट्रेंट, जोमैटो और स्विगी। मैं स्पेशली जो ये फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं इन पर एक आउटलुक आपका लेना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि आपका कॉम्पोजिशन क्या आपने रिसेंट टाइम्स में थोड़ा कट किया है? अगेन जो सिमिलर मैं आईटी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि थोड़े से कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं, मार्जिन्स इनके उतने अच्छे नहीं रह सकते ऐसा मान के चला जा रहा है, डाइन इन का कल्चर बढ़ रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट दिख सकता है, ऐसा कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस रिसेंटली इमर्ज हुई हैं। और स्पेशली मार्जिन्स को लेकर तो खासतौर से थोड़ी सी चिंता बनी हुई है कि जो फूड डिलीवरी यूनिट्स हैं वहाँ पे मार्जिन्स में थोड़ी सी स्लोअर ग्रोथ रह सकती है। आपका व्यू क्या है और आपका कॉम्पोजिशन किस तरीके से रहा है इन स्टॉक्स में? हाँ, तो सितंबर अक्टूबर से इफ आई वेर टू प्लॉट आउट, मेरे ख्याल से हम लोगों ने थोड़ा सा वेट्स काटे होंगे, मेनली बिकॉज कुछ कुछ सेगमेंट्स में वैल्यूएशन बहुत अधिक दिख रहे थे, तो हम लोगों ने रिलेटिव टू ग्रोथ हम लोगों ने वो कॉल लिया था कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप लॉन्गर टर्म स्टोरी की बात करें तो हम लोग को इनमें बहुत लॉन्ग रनवे दिखता है, क्योंकि इनमें एक तरह से आपका जो इंस्टा डिलीवरी वाला पूरा बिजनेस मॉडल है, वो जो कोर बिजनेस है उससे काफी बड़ा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ये एक बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रहेगी, आपको बीच में ऐसे एक आध क्वार्टर दिखेंगे जहां लॉसेस भी आ सकते हैं या जहां बहुत ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इन सेटिंग अप डार्क स्टोर्स और ये सब। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ का रनवे काफी अच्छा है और इसमें इन सब कंपनीज में ग्रोथ रेट्स बहुत अधिक रहने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ और, दो तीन कॉमन चीज़ें हैं जो हम हमेशा पूछते हैं अपने शो में, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर फंड मैनेजर की सोच अलग होती है और शायद यही वजह है कि जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कैटेगरीज के साथ साथ। अगर मैं आपके इस पर्टिकुलर फंड की बात करूं, आपकी सोच की बात करूं, जब भी आप कंपनीज पिक करते हैं, कॉम्पोजिशन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप सबसे पहले क्राइटेरिया रखते हैं कंपनीज को पिक करने का? वैल्यूएशन सबसे पहले पायदान पर होता है, या ग्रोथ आउटलुक, या अर्निंग्स, या मोमेंटम? क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली आपकी रहती है? हमारी मेन है, हम लोग एक ट्रायंगुलेशन ऑफ तीन चीजें करते हैं, बिजनेस, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन का। तो बिजनेस में एक तरह का मोट होना चाहिए कि मतलब हम लोग को ये दिखे कि अर्निंग्स की जो सस्टेनेबिलिटी है वो ठीक ठाक रहे। कोई भी चीज जीरो रिस्क नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट रिस्क के तहत एटलीस्ट देयर इज अ गुड चांस ऑफ अर्निंग्स कमिंग थ्रू, वो एक रहता है। फिर मैनेजमेंट, दैट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, और ये इतना ज्यादा लार्ज कैप में मायने नहीं रखता जितना आपका मिड एंड स्मॉल कैप पे, पर एटलीस्ट ये भी एक चेकबॉक्स होनी चाहिए कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ना हो, या मतलब बहुत सारी सब्सिडरीज या कैश फ्लो की लीकेजेस हो सकती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट, वो नहीं रहनी चाहिए। तीसरी रहती है जो आपने बात कही वैल्यूएशन की, एवरीथिंग फाइनली आप देखेंगे तो एक हर चीज का एक फेयर भाव होता है, तो एंड ऑफ द डे अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशन, उसमें कुछ बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी ये होता है कि कोई स्टॉक बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन इतना महंगा होता है कि उधर से पैसा नहीं बनता है, तो वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीजें जहां बैलेंस होती हैं, दैट इज बेसिकली द वे वी सेलेक्ट आवर स्टॉक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप इस फंड की जो कॉम्पोजिशन है उसको कितने समय में रिव्यू करते हैं? कोई सेट पैरामीटर है, क्वार्टरली, 6 मंथ्स, या फिर वेन एवर वेयर एवर नीडेड आप करते हैं? मतलब कहीं भी एलोकेशन बढ़ाना घटाना हो, उसको लेकर क्या अप्रोच रहती है आपकी? नॉर्मली हम लोग हर महीने ही रिव्यू करते हैं कि सेक्टर वेट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, बिकॉज सेक्टर्स परफॉर्मेंस होती है। कुछ सेक्टर्स 10-12% चल जाते हैं एक महीने में, तो उसके बाद वेदर वी हैव टू कीप द सेम वेटेज, या काटना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, जो भी है हम लोग उस पर सोच विचार करते हैं। उसके अलावा हर स्टॉक का मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो एक तरह से आपका हर रिजल्ट एक रिपोर्ट कार्ड ही होता है, तो हर क्वार्टर तो हर स्टॉक के ऊपर डिस्कशन होता ही है। नॉर्मली उससे अधिक ही होता है, आई वुड से हर 2 महीने में एक बार रिव्यू हो जाता है, बट मिनिमम आई वुड से 4 महीने में एक बार जब रिजल्ट आता है, 3 महीने में जब एक बार रिजल्ट आता है, तो हो ही जाता है उसका। ओके, और एक और सवाल आपसे, अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो आप कौन से इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करता है रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्या कहेंगे?
एक तरह से ऑब्वियसली अगर पर्सन हैज इंटरेस्ट इन इक्विटी, दिस इज द लो वॉलेटाइल सेगमेंट। मतलब इसमें लार्ज कैप में नॉर्मली क्या है, रिस्क रिटर्न थोड़ा कम रहता है बाय द एम्फी रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स आल्सो। तो it is not for suitable for very aggressive investor, but anybody who wants exposure to equity, who wants to make sure that he doesn't want to have very volatile portfolio, I think large cap makes a lot of sense for them. ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र जी आने के लिए शो में, और इस फंड की तमाम डिटेल्स तो आपने इलेबोरेट की ही, साथ ही साथ मार्केट्स पर भी अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस शो को समेटने का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। फायदेमंद फंड्स में इतना ही। नमस्कार।